हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। हमारे इस कार्यक्रम में हम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं और जनता से ही राय लेते हैं। आज हम मुद्दा उठा रहे हैं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हर जिले से ताबड़तोड़ आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में हम तमाम दर्शकों से यही पूछेंगे कि नाइट कर्फ्यू से कोरोना काबू हो पाएगा? क्या नाइट कर्फ्यू के फैसले से कोरोना की चेन टूट जाएगी? नाइट कर्फ्यू के बाद क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए? क्या फिलहाल लॉकडाउन की स्थितियां आपको नजर आ रही हैं? आप अपने जिले का हाल भी बताएं। आप बताएं कि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, देश में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं देश से भी और प्रदेश से भी। तो ऐसे में आप इसे किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? क्यों आंकड़े बढ़ रहे हैं? जनता इस वक्त कितनी लापरवाह है या फिर ये कहें कि जनता सतर्क है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए तमाम सरकारें कोशिश भी कर रही हैं। कहीं पर लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कहीं पर लॉकडाउन जैसे हालात बने हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिन राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उनमें हरियाणा भी एक है। तो आपको लग रहा है कि नाइट कर्फ्यू से कोरोना काबू हो पाएगा या फिर ये एक तरह से ये सांकेतिक तौर पर निर्देश हैं ताकि लोग सजग रहें, सावधान रहें, कोरोना को गंभीर तरीके से लेना शुरू करें? तो यहाँ सवाल यही कि कोरोना के आंकड़ों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। तो ऐसे में कोरोना पर रोकथाम के लिए सरकार कितनी तैयार है और पल पल बिगड़ते हालात कैसे काबू होंगे? सवाल ये भी है। ऑक्सीजन फुल है, यानी ये कह सकते हैं कि हरियाणा में कई ऐसे जिले हैं जहां ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी बाकी है। अगर बात फतेहाबाद की करें तो वहां आज शाम तक की ऑक्सीजन बची हुई है। तो ऐसे में क्या दूसरे प्रदेशों की सहायता सरकार को करनी चाहिए? तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश होता रहेगा। जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े, अपनी राय साझा जरूर करें। हमें बताएं कि आप व्यक्तिगत तौर पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस वक्त कितनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं? कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है? और देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर देश के डेटा की बात करें तो देखिए, देश में भी 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं और जबकि दूसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 2100 से ज्यादा संक्रमितों की जान गई है और भारत में हर रोज तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, देश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है, आपको क्या लग रहा है कि इन परिस्थितियों में क्या लॉकडाउन लगा देना चाहिए? नाइट कर्फ्यू के बाद क्या लॉकडाउन की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है? कोरोना के आंकड़ों में लगातार उछाल हो रहा है, तो इसको लेकर सवाल ये भी बना हुआ है कि बढ़ते आंकड़ों को लेकर प्रदेश सरकार कितनी सावधान है, कितनी सतर्क है और कितनी सुविधाएं हैं फिलहाल सरकार के पास? तो यहाँ लगातार देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तमाम जिलों से कोरोना संक्रमण की खबरें सामने आ रही हैं। तो कार्यक्रम में दर्शक कृष्णा हमारे साथ रोहतक से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? हेलो जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपका क्या सोचना है? मैडम, जिस प्रकार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उस प्रकार से जनता को सावधान रहना चाहिए और जनता को अपना ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से ये कोरोना बढ़ता जा रहा है, जिन पे बीतती है ना मैडम, उनको पता है कि कोरोना कितना खतरनाक है, जानलेवा है। मतलब जिन परिवारों में कोरोना हुआ है मैडम, वो अब तक भी काबू में नहीं आ रहे। वो साल भर, 6 महीने, 8 महीने से जिनको पहले कोरोना हुआ है, आज भी उनके हाथ पैरों में, पसलियों में दर्द रहता है। वो बचे हैं तो भी मतलब वो आधमरे से हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी पहले है, अगर जान है तो जहान है। अगर मान लो हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, घरों में रहेंगे, सैनिटाइज का प्रयोग करेंगे, मास्क लगाएंगे, मेरा ऐसा मानना है मैडम। मेरी 62 साल एज है। पिछली बार भी जब कोरोना का बहुत लॉकडाउन हुआ था तो हम तब से ही सतर्क है। बच्चा में छोटी दोनों पोतियां मेरी, उनको भी बाहर नहीं निकलने देती मैं। मेरा बेटा सिक्योरिटी गार्ड है, मेडिकल में पूरी सेफ्टी रखता है, आता है तो भी नहाता है, सैनिटाइज का प्रयोग करता है, उसके सारे कपड़े हम सैनिटाइज करते हैं। तो मैं जनता से यही गुजारिश करना चाहती हूँ, अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए, शादियों में ना जाए, कम से कम लोग बाहर निकले।
और मेरे को लगता है दोबारा लॉकडाउन की स्थिति ना आए, खुद जनता अपने पे काबू रखे और कम से कम लोग बाहर निकले, वैसे कम निकले। अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो भी लोग अपने पे काबू करें, लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक प्रधानमंत्री अकेले इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हम सभी प्रधानमंत्री है देश के, हमें सबको अपनी अपनी चिंता रखनी चाहिए। हाँ, जहाँ सरकार का दायित्व बनता है चीज पहुंचाने का, वहाँ सरकार को देना चाहिए और ऑक्सीजन का कोई और भी रास्ता निकालना चाहिए, जैसे हम दूसरे से ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी लोगों को दे सके, या कोई ऐसी नेचुरल ऑक्सीजन कोई और तरीका हो जिससे जनता बच सके। ये ना, हम जल्दी से जल्दी लोगों का पूरा ध्यान रखें, हम अपनी भी सेफ्टी रखें और सरकार भी पूरा ध्यान रखे, ताकि ये कोरोना पे काबू पा ले और ये शीघ्र ही देश से समाप्त हो जाए। जैसे बाकी लोगों ने, इजराइल वगैरह ने और चाइना वगैरह ने कंट्रोल कर लिया, तो मेरी प्रधानमंत्री जी से यही गुजारिश है, उन देशों ने किस प्रकार अपने देश में कोरोना को कंट्रोल किया है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री अपने देश में कंट्रोल करे, ताकि जनता बच सके और मरने से लोग बचे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि कृष्णा जैसे तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे वो हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आपकी जागरूकता मायने रखती है। यहाँ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको भी आपकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। और जिस तरह से कृष्णा ने बताया कि यहाँ हम हर एक व्यक्ति को अब और ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। कार्यक्रम में बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना, राय रखिए। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि जिस तरह से जो ये कोरोना जो महामारी फैल रही है जी, ये जनता की भी कुछ लापरवाही है, सरकार भी प्रशासन भी गंभीर तो हो जाती है, एक्टिव तो हो जाते हैं, लेकिन ऑफिस से बाहर आते ही वो प्लानिंग जो मीटिंग में होती है वो बातें धरातल पर लागू नहीं हो पाती। तो इसमें हमें सरकार का और प्रशासन का और जनता का तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। और हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था सीएम साहब से कि हर गांव में हर वार्ड से 2-2 आदमी जो प्रतिष्ठित हो, जागरूक भी हो और समाज के प्रति कुछ सेवा भावना भी हो, उनकी एक कमेटी बनाइए। कम से कम 21 आदमियों की कमेटी होनी चाहिए हर गांव शहर में, और कमेटी का एक प्रधान नियुक्त होना चाहिए जो स्पेशली ही समाज सेवा के लिए न्यौछावर हो, और उनको आप जागरूक कीजिए। उनको अपनी जो मीटिंगें होती हैं प्रशासनिक, उनमें उन्हें शामिल कीजिए, तब जाकर के कुछ फीडबैक आपको मिलेगा। अब आम देखा जाता है गांव में बाहर के व्यक्ति प्राय घूमते हुए नजर आते हैं, कोई पता नहीं कोई बर्फ बेच रहा है, कोई और कोई अदर आइटम खाने के बेच रहा है, तो फिर उसका ये तो नहीं पता कि उसके आइटम में जो है वो मेडिकल तरफ से वो फिट है या नहीं है। हर चीज में मिलावट हो रही है, कोरोना की तो मिलावट है ही है, और भी मिलावट हो रही है। तो एक हेल्थ डिपार्टमेंट का भी नैतिक कर्तव्य बनता है। 70 साल से देखते आ रहे हैं कि हर चीज में मिलावट है। अब तो कोरोना मान लो फैल गया, महामारी है, इसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है, बीच बीच में एक बार उफान आ जाता है, बोला सीएम साहब की फलाइंग ने छापेमार कार्रवाई करी, इतना मिलावटी दूध पकड़ा, इतना मिलावटी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ कार्यक्रम में तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और क्या आपको लग रहा है कि नाइट कर्फ्यू से कोरोना काबू हो पाएगा? कोरोना के आंकड़ों में लगातार उछाल हो रहा है, तो ऐसे में सरकार कितनी गंभीर नजर आ रही है? आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है? हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा। पल पल बिगड़ते हालात कैसे काबू होंगे? ऑक्सीजन फुल और दूसरे प्रदेशों की क्या सहायता करनी चाहिए? और लगातार जिस तरह से इस कार्यक्रम के मार्फत हम जनता से मुखातिब होने की कोशिश कर रहे हैं, यही उद्देश्य है कि हम जनता से जान सकें कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में उनका क्या सोचना है, क्या कहना है। क्या अभी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के जहन में भ्रांति है, किसी प्रकार की डर है? तो यहाँ हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का समय भी बढ़ा दिया गया है। जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं वो शाम 6 बजे से बंद हो जाएंगे, और एसडीएम की परमिशन के बगैर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। शादी समारोह में भी
जितने व्यक्ति एकत्र होंगे उनकी भी संख्या निर्धारित की गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। गृह मंत्री अनिल विज लगातार बैठकें कर रहे हैं, तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि जिन जिलों से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उन जिलों पर पैनी नजर रखी जाए। अंबाला से मनीष हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। मनीष, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर क्या सोचना, क्या कहना, राय रखें? मैम ऐसा है, अंबाला से बोल रहा हूँ, मनीष कुमार जी। मैम ये कोरोना का तो वैसे इन्होंने देव फैला रखा है। देखो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है बंगाल में। देखो वहाँ पे इतना कोई कोरोना का खौफ नहीं है, कुछ नहीं है लोगों में, ना मास्क है किसी के चेहरे पर। जी हाँ जी, इन्होंने तो बहुत कम किया हुआ जी। अब जैसे लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो सरकार लॉकडाउन, उससे हमें एतराज नहीं है। कम से कम मीडियम वर्ग का या गरीब फैमिली का तो ध्यान रखा जाए ना जी। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। तो बढ़ते आंकड़ों का आपकी नजर में क्या कारण? मैम बढ़ते आंकड़ों का कुछ नहीं है मैडम, जब तक रैलियां चलती रहेगी कुछ नहीं होएगा। सरकार सभी को कह रही है कि दूरी बनाए रखे, लेकिन आप तो कोई दूरी नहीं बनाए रखते ना जी। कोई और राय आप रखना चाहेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में उनका क्या सोचना है, क्या कहना। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें। जानकारी दें कि देश में भी कोरोना के ताबड़तोड़ आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 3 लाख से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। राकेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर आपका क्या सोचना, राय रखें? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। जी मैडम, कोरोना के बढ़ते हुए मामलों से मुझे लग रहा है कि जैसे ये स्पाइक कुछ ज्यादा ही हावी हो गई है और खासकर दिल्ली और इसके आसपास के लगते एरिया में जी। और इससे बचाव करने का एक ही तरीका है कि हम लोगों को गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशन है उनको तो मानना है, साथ में खुद भी कुछ न कुछ ध्यान रखना होगा। हम जी, हमें अपने स्तर पर भी कुछ कोशिशें करनी होंगी। सरकार के भरोसे ही नहीं हमें सिर्फ चलना होगा, हमें अपने स्तर पर भी कोशिशें करनी होंगी। और सरकार को भी इसके लिए ये चाहिए कि आपस की राजनीति को छोड़ के और लोगों का ध्यान रखा जाए। राकेश, जिस तरह से यहाँ पानीपत ये शहर है, गांव देहात का शहर है, तो यहाँ क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है जिले में? मैम यहाँ पे फिलहाल केस हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, जैसा देखने को मिल रहा है। और उसका मुख्य कारण ये है कि पानीपत एक इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है और अभी भी लोगों के अंदर वो जागरूकता नहीं आई है जो जागरूकता आनी चाहिए, जिससे लोग अभी भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। और अपना पूरी तरह से मैं हर रोज देखता हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ, तो मैं हर रोज देखता हूँ कि लोग अभी भी मतलब इसको हल्के में ले रहे हैं कोरोना को। लोग अभी भी कोई ज्यादा बड़ा इसको नहीं समझ रहे हैं, पर फिर भी लोगों को, हम लोगों को, सबको अपने स्तर पे कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे को समझाना चाहिए कि कोरोना कितनी भयानक बीमारी है और इससे क्या हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी बीच आपको मुखातिब करा देते हैं एक बड़ी और अहम खबर से। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं जो कि नानौर से सामने आ रही, जहां ऑक्सीजन गैस की एजेंसी पर पुलिस की छापेमारी और यहां ऑक्सीजन की कालाबाजारी के अंदेशे को लेकर कालाबाजारी हो रही थी यहां, और इसी अंदेशे को लेकर यहां रेड की गई है। ये रेड मारी गई है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी। 300 रुपए वाला सिलेंडर 15,000 में बेचने का आरोप। एसडीएम मनोज कुमार ने तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी किए। तो ये अहम खबर, ऑक्सीजन गैस की एजेंसी पर पुलिस की छापेमारी। नारनौल से ये अहम खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के अंदेशे को लेकर यहां ये रेड की गई है और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी यहां की गई है। और यहां 300 रुपए वाला सिलेंडर 15,000 में बेचने का आरोप है और इसको लेकर यहां ये छापेमारी की गई है। एसडीएम मनोज कुमार ने तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। देखिए, कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी बीच देखिए कालाबाजारी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं और ऑक्सीजन
एजेंसी की बात करें तो देखिए यहां से भी किस तरह से कालाबाजारी के इस धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने यहां संयुक्त छापेमारी की है। जानकारी देते हैं यहां 300 रुपए वाला सिलेंडर 15,000 रुपए में बेचा जा रहा था, जिसको लेकर ये छापेमारी की गई है। एसडीएम मनोज कुमार ने यहां इस मसले में तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। तो यहां ऑक्सीजन गैस की एजेंसी पर पुलिस की छापेमारी और फिलहाल प्रदेश के तकरीबन कई क्षेत्रों से इस तरह की खबरें सामने आ रही, जहां ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है, वैक्सीन चोरी हो रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी चोरी हो रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में इस तरह की लापरवाही को लेकर भी प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और इसी सतर्कता की नजीर या नारनौल में देखने को मिली, जहां ऑक्सीजन गैस की एजेंसी पर पुलिस की ओर से छापेमारी की गई है और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के अंदेशे को लेकर यहां ये रेड मारी गई है और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की ये संयुक्त छापेमारी करते हुए यहां पता लगाया गया 300 रुपए वाला सिलेंडर 15,000 में बेचा जा रहा था और इसी के मद्देनजर एसडीएम मनोज कुमार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। तो नारनौल से ये बड़ी और अहम खबर, ऑक्सीजन गैस की एजेंसी पर पुलिस की छापेमारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी के अंदेशे को लेकर ये रेड की गई है और यहां ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा मूल्य में बेचा जा रहा था, कालाबाजारी की जा रही थी। 300 रुपए वाला सिलेंडर 15,000 में बेचने का आरोप, इसको लेकर एसडीएम मनोज कुमार ने तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। और चलिए इसे भी शुरू कर लेते हैं कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की ओर। लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वो क्या कारण मानते हैं। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या उनको लग रहा है क्या प्रदेश सरकार सही दिशा में काम कर रही है, क्या सकारात्मक तौर पर सरकार सक्रिय है, फिलहाल क्या सकारात्मक तौर पर सरकार कार्य कर रही है, क्या ठीक दिशा में सरकार की कोशिशें जा रही हैं। तो यहां हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का वक्त भी बढ़ा दिया गया है। भीड़ वाले बाजार शाम 6 बजे से बंद हो जाएंगे। एसडीएम की परमिशन के बगैर क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। शादी समारोह तो वहां भी एकत्र होने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की गई है। सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कार्यक्रम बेहद जरूरी है तो इसके लिए एसडीएम की परमिशन लेनी होगी। एसडीएम की परमिशन के बगैर किसी भी क्षेत्र में कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सकेगा। तो देश में कोरोना बेकाबू हो रहा है। कोरोना का वार चौतरफा जारी है। कोरोना की रफ्तार और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का वक्त भी बढ़ाया गया है। भीड़ वाले बाजार शाम 6 बजे से बंद होंगे। एसडीएम की परमिशन के बगैर कार्यक्रम नहीं होंगे और गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी किए हैं। लगातार सरकार तमाम जिलों के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लगातार जिलाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जहां जहां जिस क्षेत्र से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वहां क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, किस तरह से सख्ती बरतनी चाहिए। आपको जानकारी देते, दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र जैसे साइबर सिटी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत से सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। करनाल से पृथ्वीराज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पृथ्वीराज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, राय रखिए। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मेरी इस बारे में ये राय है कि हमारे करनाल शहर में दिन प्रतिदिन रोज ये जो मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये हम जैसे लोगों को, गरीब आदमी को, मिडिल को, सभी को डरा रहा है, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो। लेकिन इसी के साथ साथ तो इसके बीच में आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई है। ऐसा मैडम जी मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, करनाल शहर में इतनी ब्लैकमेलिंग हो रही है जैसे परचून के सामान पे। मैं भी एक छोटा सा दुकानदार हूँ मैडम जी। हर सामान के पीछे से दुकान के रेट नहीं बढ़े हैं, दुकानदार जो होलसेलर है उन्होंने रेट बढ़ा दिए, माल स्टॉक कर लिया सारा का सारा और वो अब ब्लैक पर बेच रहे हैं। अब उनसे हम माल खरीदने के लिए जाते हैं मैडम जी, हम छोटे दुकानदार तो हमें महंगा वो सामान बेचना ही पड़ेगा। जैसे कि बीड़ी, माचिस, सिगरेट, गुटखा वगैरह है, इनकी बहुत ब्लैकमेलिंग हो रही है। अगर आप जैसे सारे हिंदुस्तान की आप आवाज उठाते हो, हमें पता है कि हरियाणा न्यूज सभी की आवाज उठाता है। मैडम जी इस आवाज को उठा करके आप इस ब्लैकमेलिंग की आवाज को हमारे मंत्रालय तक पहुंचाए कि उनको एक गाइडलाइन तैयार करे, हर परचून के सामान की लिस्ट तैयार करे।
गरीब कोरोना से तो मर ही रहा है, साथ में इस महंगाई से ही मर रहा है मैडम जी। आज जिस तरीके से कोरोना ने हाहाकार मचाया हमारे हरियाणा और हिंदुस्तान के अंदर, आपको मैं क्या बताऊं कि जिन इंसानों ने पिछले साल का किराया अभी तक नहीं दिया है, उधर से स्कूल की मार है उनके ऊपर, स्कूल वालों ने डबल फीस वसूल कर रहे हैं। चारों तरफ कोरोना तो मारे ना मारे, गरीब इंसान को हर इंसान बड़ा आदमी मार रहा है। तो एक मैडम जी, आप मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, हरियाणा न्यूज से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हरियाणा न्यूज ही एक ही आवाज उठा सकता है और हमारे हरियाणा के मंत्रालय को पहुंचा सकता है कि ऐसी गाइडलाइन तैयार करे ताकि गरीब आदमी कोरोना की वजह महंगाई से ना मरे। अभी देखिए करनाल के अंदर कोरोना का 500-600 मरीज के करीब अभी आ रहा है। अगर गरीब आदमी काम करने के लिए नहीं जाएगा वैसे मरेगा, अगर वो काम करने के लिए बाहर जाएगा तो मरेगा। उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए ना सरकार को, ताकि वो गरीब आदमी हम अपने घर में बैठ करके कोरोना कंट्रोल करे, अपना खा भी सके और मतलब कोरोना से सावधान भी रह सके, बाहर भी ना निकले। अमीर आदमी के लिए तो आप 4 साल कोरोना लगा तो बैठ के खा सकता है। गरीब आदमी का मैडम जी आपको ही पता होगा इस बात का, 4 दिन का घर में उसका राशन नहीं होता है, वो कैसे घर के अंदर रह लेगा? उसका बाहर मजबूरी है, भले मौत क्यों ना सामने हो, कोरोना एक बहुत बड़ी मौत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हम पुरजोर कोशिश करेंगे आपका मुद्दा उठाने की। और इसी बीच तमाम दर्शकों को लिए चलते हैं एक बड़ी और अहम खबर की, और बड़ी खबर जो कि इस वक्त फतेहाबाद से सामने आ रही है। ऑक्सीजन की कमी पर सीएमओ की सफाई, यहां ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही थी और इसीलिए सीएमओ ने कहा कि फतेहाबाद में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये अहम खबर, सीएमओ ने ऑक्सीजन की कमी की खबरों का खंडन किया। सीएमओ ने कहा कि ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है और अस्पतालों में आईसीयू बेड की भी कोई डिमांड नहीं है, तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। 301 बी टाइप और 667 बी टाइप सिलेंडर की रेगुलर आपूर्ति हो रही है। एसएमओ ने फतेहाबाद में ऑक्सीजन की कमी की बात कही थी और जिसको लेकर उन्होंने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की अभी फिलहाल यहाँ कोई भी कमी नहीं है। अजय मेहता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, यहाँ फतेहाबाद से पहले तो खबर आई थी कि यहाँ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, लेकिन अब यहाँ सीएमओ जो है वो खुद इस बात का खंडन करते हुए नजर आते हैं कि यहाँ तो ऑक्सीजन की कोई कमी है ही नहीं, तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। बिल्कुल, देखिए सोनिया, जो फतेहाबाद के सीएमओ हैं डॉक्टर गोविंद गुप्ता, उन्होंने इस बात को लेकर के जो है एक प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा है कि फतेहाबाद के अंदर किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो बेड है उनकी भी कोई कमी नहीं है, पूरी व्यवस्था की गई है। मेडिसिन और तमाम जो सुविधाएं हैं कोविड को लेकर के, जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो सारी एक्टिव हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो है आज तक अभी तक यहाँ सामने फेस करनी नहीं पड़ी है और जो भविष्य में भी ऐसी जो चीजें हैं उनको पहले से ही तैयारी करके रखी जा रही है ताकि किसी विकट परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल अजय, तो अब सीएमओ ने जो कहा है, तो इससे पहले जो खबर आई, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर माना जाए? पहली बार भी उनका बयान है, अब की बार भी उनका ही बयान है ये? देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो बयान जारी किया गया है, ये जो है लोक संपर्क विभाग द्वारा जो जारी किया गया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जो ऑक्सीजन की कमी की जो बात पहले कही गई है उसमें कहीं भी जो है ना कहीं त्रुटि हो सकती रही हो, लेकिन अभी ऐसा कोई भी जो मामला है ऐसा फतेहाबाद में नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ सीएमओ ने कहा है कि अस्पतालों में आईसीयू बेड की भी कोई डिमांड नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है और 301 बी टाइप और 267 बी टाइप सिलेंडर की रेगुलर आपूर्ति भी हो रही है। एसएमओ ने फतेहाबाद में ऑक्सीजन की कमी की बात कही थी, लेकिन अब उनका बयान सामने आया है। ऑक्सीजन की कमी पर उन्होंने कहा है कि अब क्षेत्र में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और चलिए कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की रुख लेते, जहां हम लगातार दर्शकों से जान रहे हैं कि कोरोना का कहर जिस तरह से जारी है उनका उस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या इस बार वो सरकार की लापरवाही मान रहे हैं या फिर जनता की लापरवाही वो मान रहे हैं, क्योंकि उसी तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। धर्मचंद इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। धर्मचंद, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए बढ़ते आंकड़ों के बारे में, क्या सोचना, क्या कहना? जो पेपर रद्द हो गए हैं ये क्या दोबारा होंगे या कोविड के चलते कोई? जी, जो पेपर रद्द हुए हैं उनकी आगे की अपडेट आएगी तब तमाम दर्शकों को हम सूचित कर देंगे। फिलहाल कोरोना को लेकर आपको कुछ कहना है, कोई राय, कोई प्रतिक्रिया? कोरोना का देखो यहाँ भी ग्रामीण इलाकों में ना तो कुछ सुविधा है कैसी भी, ना कोई चेकअप हो रहे हैं, ना कोई RT-PCR कैसे भी कोई चेकअप नहीं है जी। हमारे यहाँ सुविधा बहुत कम है। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो यहाँ लगातार तमाम जिलों से हमारे साथ दर्शक जुड़े। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके क्षेत्र में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और क्या क्या फिलहाल वो समस्याएं इस वक्त देख रहे हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। और साथ ही जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे भी मेरा यही आग्रह कि हमारे साथ जुड़ें, राय साझा करें, प्रतिक्रिया दें, बताएं कि उनके क्षेत्र में भी कोरोना के आंकड़े अगर बढ़ रहे हैं तो वो क्या कारण मानते हैं। क्या जनता लापरवाह हो रही है या फिर सरकार की ओर से जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ नाइट कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन क्या लगाना चाहिए? आपको लग रहा है कि फिलहाल लॉकडाउन लगाने से क्या आंकड़ों में किसी तरह से कमी आएगी? कोरोना के आंकड़ों में लगातार उछाल हो रहा है, तो इसको लेकर सरकार कितनी तैयार है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। और पल पल बिगड़ते हालात कैसे काबू होंगे? जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और खास तौर पर साइबर सिटी गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत से कोरोना के आंकड़े ताबड़तोड़ गति से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार 24 घंटे में ताबड़तोड़ आंकड़े यहां से दर्ज किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में बढ़ते आंकड़ों का 50% इन्हीं क्षेत्रों से दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जहां आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या उन जिलों में लॉकडाउन लगा देना चाहिए जहां स्थिति सामान्य है? क्या वहां पर किसी प्रकार की विशेष छूट दे देनी चाहिए? तो यहां तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें। और फिलहाल जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ऐसे में आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं। फिलहाल आपके इलाके में क्या प्रशासन मुस्तैद है, और अगर प्रशासन मुस्तैद नहीं है तो क्या स्थिति देखने को मिल रही है? लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, लोग कितने लापरवाह नजर आ रहे हैं? सरकारी अस्पतालों की अगर तमाम व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं हैं? इसी बीच अगर राशन की बात करें, अनाज की बात करें, खाद्य पदार्थों की बात करें, तो इनको लेकर प्रदेश में या आपके क्षेत्र में क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या वहां पर जमाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, एमएसपी से ज्यादा मूल्य पर चीजें बेची जा रही हैं? गरीब तबके या मध्यम वर्ग के तमाम परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिलहाल जो फैसले लिए जा रहे हैं क्या वो ठीक हैं? क्या सरकार सकारात्मक दिशा में कार्य कर रही है? तो सवाल कई सारे हैं जो कि आम जनता से जुड़े हुए हैं, आम जनता की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जीने का अधिकार किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार है। तो यहाँ आपको लग रहा है क्या जीने के अधिकार के अनुरूप ही फिलहाल वातावरण नजर आ रहा है, सरकार उसी के अनुरूप काम कर रही है?